2017 की सबसे बड़ी खबर, 2000 के नोट की विदाई, 1000 के नोट की घर वापसी। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 2017 की सबसे बड़ी खबर का वायरल सच। जी हां, सबसे बड़ी खबर इसलिए क्योंकि नए साल के पहले ही दिन यानी 1 जनवरी से नए नोट को लेकर धमाका होने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि 1 जनवरी को 2000 के नोट की विदाई होगी और 1000 के नए नोट की घर वापसी। खबर कान खड़े कर रही है, लेकिन सच है या झूठ, ये वायरल सच की मोहर आपको बताएगी। हर रोज 2000 के नए नोट का जखीरा बरामद हो रहा है, लेकिन क्या ये गुलाबी नोट सिर्फ 1 जनवरी तक का मेहमान है? कभी तिजोरियों में छिपाया, कभी गाड़ियों में घुमाया, काले धन के सौदागरों के जिगर का टुकड़ा बना ये गुलाबी नोट क्या बहुत जल्दी अलविदा कहने वाला है? क्या नोटबंदी के बाद शुरू हुए गुलाबी युग का अंत होने वाला है? क्या गुलाबी नोटों के समेटने की होड़ पर अब विराम लगने वाला है? क्या 2000 के नोट की नए साल के पहले ही दिन विदाई होने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2000 के नोट को आउट करने के लिए 1000 के नए नोट की एंट्री होने वाली है? क्या 1000 के नोट की घर वापसी होने वाली है? घर वापसी इसलिए क्योंकि 500 और 1000 का नोट बंद करके ही 2000 का नया नोट बाजार में उतारा गया था। चर्चा बहुत तेज है। 2017 के आने से पहले इस खबर ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि 2000 के नोट की उम्र अब पूरी हो चुकी है और बाजार से 2000 का नोट हटाने के लिए 1000 का नोट लाने की तैयारी हो चुकी है। बस 1 जनवरी आने की देर है। 2000 का गुलाबी नोट टाटा बाय बाय कहेगा और 1000 का हरा नोट आपको हेलो हाय बोलेगा। यह है वो 3 लाइन का मैसेज जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। वायरल मैसेज में लिखा है, 1 जनवरी से 1000 रुपए का नया नोट आने वाला है। 2000 के नोट बैंक वापस लौट जाएंगे। 2000 के नोटों में आपको सिर्फ 50,000 रुपए बैंक में जमा करने की इजाजत होगी और ये इजाजत सिर्फ 10 दिनों के लिए ही होगी। इसके बाद 2000 के नोटों का कोई मोल नहीं होगा, इसलिए 2000 के ज्यादा नोट अपने पास मत रखिए। इस मैसेज ने खलबली मचा दी है। सबसे ज्यादा परेशान वो हैं जिनके पास गुलाबी नोटों की गड्डियां मौजूद हैं। उनके तो होश उड़े हुए हैं। जो गैर कानूनी तरीकों से अपने पास गुलाबी नोटों का अंबार लगा चुके हैं। ये मैसेज आम लोगों को भी डरा रहा है। डर ये है कि अगर वाकई ऐसा हुआ तो उनके पास मौजूद 2000 के नए नोटों का क्या होगा और फिर उन्हें बदलवाने के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। नोटबंदी के बाद इसे लोग काले धन पर दूसरे अटैक के रूप में देख रहे हैं। दूसरा अटैक इसलिए क्योंकि जिन लोगों ने ज्यादा 2000 रुपए के नोट जमा कर लिए हैं काले धन के रूप में, वो शायद वापस बैंकों में जमा नहीं करा पाएंगे और इस तरह काला धन पहले की तरह बेकार हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई नए साल में सरकार ऐसा कुछ करने वाली है? क्या वाकई सरकार 1 जनवरी को 2000 का नोट हटाने वाली है और 1000 का नोट वापस लाने वाली है? यह खबर पूरे देश से जुड़ी है और इसका सच सामने आना जरूरी है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज ने वायरल मैसेज की पड़ताल की। 1 जनवरी को 2000 का नोट बंद होने से पहले सोशल मीडिया पर जून में 2000 का नोट बंद होने की खबर आई थी। अखबार की एक कतरन के जरिए दावा किया गया था
कि केंद्र सरकार अगले साल यानी 2017 के जून में 2000 का नोट बंद कर सकती है। और इस खबर में ये दावा भी किया गया था कि सरकार ने बाजार में 2000 का नोट उतारा है, जिसका मकसद ये है कि संगठित तरीके से काले धन को सफेद करने वालों को पकड़ा जा सके। देश इस खबर का सच जानना चाहता था, तब एबीपी न्यूज ने इस खबर की पड़ताल की। हमने सरकार के सूत्रों से संपर्क किया और जानना चाहा कि क्या वाकई में 2000 रुपए के नोट बंद होने वाले हैं। सरकारी सूत्रों का कहना था कि अभी ना तो इस बारे में कोई विचार चल रहा है और ना ही कोई चर्चा, यानी कि ये खबर पूरी तरह से एक अफवाह है। मतलब ये साफ है कि सरकार 2000 का नोट बंद करने पर अभी कोई फैसला नहीं कर रही है। ये तो पता चल गया कि 2000 के नोट की विदाई नहीं हो रही, लेकिन अभी ये सामने आना बाकी है कि 1000 के नोट की घर वापसी होने वाली है या नहीं। एबीपी न्यूज ने जब इस दावे का सच खंगालना शुरू किया तो पता चला कि 1000 के हरे नोट से पहले एक बैंगनी रंग का 1000 का नोट भी सोशल मीडिया में इसी तरह से फैलाया जा चुका है। 1000 के दोनों ही नोट रंग में अलग थे, लेकिन देखने में हूबहू 2000 के नोट जैसे। 1000 के नए नोट की तस्वीर जैसे ही फेसबुक तक पहुंची, ज्यादातर लोगों ने इसे सच मान लिया था, क्योंकि 2000 का नोट आने से पहले ही वो सोशल मीडिया में लीक हो गया था। 1000 के नए नोट को सच मानने के पीछे दूसरी बड़ी वजह 10 नवंबर को आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का वो बयान भी था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ बदलावों के साथ जल्द ही 1000 का नोट बाजार में आएगा। In the due course, in the next few months, the 1000 rupee notes will also be brought into the market with a completely new design and new dimension, new design, new color combination, which will look distinctly different from the old one. एबीपी न्यूज ने 1000 रुपए के नोट को लेकर के किए जा रहे दावों की पड़ताल की थी। इस बारे में सरकार की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके बाद हमने रिजर्व बैंक से सच जानना चाहा। रिजर्व बैंक से हमने पूछा कि क्या वो 1000 रुपए के नोट लाने वाला है। जवाब मिला, फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है। खत्म की जा सकती है। और क्या रिजर्व बैंक का इरादा 1000 रुपए के नोट लाने का है क्या? Choice of denomination, as I mentioned, based on the requirements of the public, it will be determined as time goes on. So whether 1000 rupees notes will be coming or not, yes, down the line there can be a decision relating to that. As of now, we have not determined anything about it. इस सवाल का जवाब आपने भी सुना। उस वक्त भी रिजर्व बैंक ने कहा था कि ऐसी कोई योजना नहीं है। यानी ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरह 1000 रुपए का नया बैंगनी नोट हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ था, ठीक उसी तरह 1000 का ये हरा नोट भी झूठा साबित हुआ है। और ये हरा नोट तो खुद ही अपनी पोल खोल रहा है। किसी ने छेड़छाड़ करके फोटोशॉप की मदद से 1000 का नया नोट तो बना दिया, लेकिन यहाँ हिंदी में जो 2000 रुपए लिखा था उसे मिटाना भूल गया। नोट को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये नोट नकली है और महज लोगों को गुमराह करने के लिए, नोटबंदी के हालात का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में 2000 के नोट की विदाई और 1000 के नोट की घर वापसी का वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है। स्ट्राइक कमिंग सून, यह हमारे आने वाले किसी शो का शीर्षक नहीं है, यह आज के ही शो का शीर्षक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए साल में काले धन से काली संपत्ति जुटाने वालों की खैर नहीं होगी। काले धन से बनी काली बेनामी संपत्तियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो काला धन नोटों की शक्ल में था, उसे तो नोटबंदी के जरिए सरकार ने बाहर निकलवाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो काला धन काली संपत्ति बन चुका है, उसे बाहर निकलवाने के लिए करनी पड़ेगी एक और सर्जिकल स्ट्राइक। इसलिए हम कह रहे हैं, बेनामी संपत्ति पर सर्जिकल स्ट्राइक कमिंग सून। आठ नवंबर को नोटबंदी लागू करके पीएम मोदी ने नोटों के बिस्तर पर सोने वालों पर की सर्जिकल स्ट्राइक, काला धन छिपाने वालों पर की सर्जिकल स्ट्राइक, जाली नोट का धंधा करने वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन क्या काला धन के महाविनाश के लिए इतना काफी है? मैंने कहा कि सिर्फ 6% काला धन कैश में है। मैंने कहा मोदी जी 6% के पीछे क्यों पड़े, 94% के पीछे क्यों नहीं पड़े? ये सवाल मैंने
5-6 बार पूछा। 6ठे बार पूछने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कल जवाब दिया कि हां, मैं बेनामी प्रॉपर्टी के खिलाफ भी कोई कानून बनाने वाला हूं। ठीक है, अच्छा है। 1 मिनट के लिए राहुल गांधी के हिसाब को सही भी मान लें, तब भी 6% काले धन वाले 94% सफेद धन वालों पर भारी पड़ रहे हैं। उनका महाविनाश जरूरी है और उनके महाविनाश के लिए पीएम मोदी ने तैयार किया है सर्जिकल स्ट्राइक का एक और प्लान। अब प्लान बना है बेनामी संपत्ति में काला धन खपाने वालों के खिलाफ। 2 करोड़ का 3 BHK, 4 करोड़ का डुप्लेक्स, 5 करोड़ का विला, 10 करोड़ का बंगला। छोटे छोटे शहरों में भी बड़ी बड़ी कीमतों के घर बेचने के विज्ञापन अखबारों में रोज दिख रहे हैं। कौन है खरीदार? कहां से आ रहा है पैसा? कहां से भरी जा रही है EMI? हो सकता है आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हों, लेकिन जवाब आपके पास नहीं होता। मोदी सरकार के मन में भी ऐसे ही सवाल उठे, तब जाकर खाका बना संपत्ति को लेकर नया कानून, जो 1 नवंबर से लागू हो चुका है। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। क्या आप जानते हैं कि यह कानून मोदी सरकार ने क्यों बनाया? इस कानून से नपेंगे वो लोग जिन्होंने गुप्त धन से प्रॉपर्टी बनाई, जिसका हिसाब सरकार को नहीं दिया। वो बताने की हालत में नहीं है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। सरकार को धोखा देने और इनकम टैक्स से बचने के लिए प्रॉपर्टी खरीदी किसी ऐसे के नाम पर जो सगा नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी रखी अपने कब्जे में। कुल मिलाकर ऐसे पैसे से खरीदी गई प्रॉपर्टी जो सरकार की नजर में काला धन है। आगे आपको बताएंगे कि बेनामी संपत्ति क्या होती है, लेकिन गोवा में 13 नवंबर के पीएम मोदी के भाषण का एक टुकड़ा सुन लेंगे तो आपको बेनामी संपत्ति का फंडा क्लियर हो जाएगा। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। 1988 में राजीव गांधी के पीएम रहते हुए पहली बार बेनामी संपत्ति कानून बना था, लेकिन वो कानून मोदी के जमाने में बने कानून से बेहद कमजोर था और उसे कभी ढंग से लागू भी नहीं किया गया। 28 साल तक बेनामी संपत्ति कानून की वो फाइल धूल भरी अलमारी में पड़ी रही, लेकिन काले धन वालों पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान मोदी ने उसी फाइल को निकाला, उसे दुरुस्त किया, सख्त किया और 1 नवंबर से लागू किया। अब बेनामी संपत्ति वाले बचकर कहीं नहीं जा सकते। आपको मालूम होगा, हमारे देश में बेनामी संपत्ति का एक कानून 1988 में बना था, लेकिन कभी भी न उसके रूल्स नहीं बने, उसको नोटिफाई नहीं किया, ऐसे ही वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। हमने उसको निकाला है और बड़ा धारदार बेनामी संपत्ति का कानून हमने बनाया है। आने वाले दिनों में वो कानून भी अपना काम करेगा। बेनामी संपत्ति कानून के तीर से पीएम मोदी कई शिकार करने वाले हैं। पहला शिकार होंगे वो बिल्डर जो चोरी के पैसे से चुपके चुपके चोरों को प्रॉपर्टी बेचते हैं। बेनामी संपत्ति कानून के तीर के दूसरे शिकार होंगे काले धन वाले सांप, जिन्होंने काला धन कहीं तहखाने में छुपाया तो कहीं बाथरूम में। काला धन छुपाने के लिए जगह नहीं बची तो उसे खपाया प्रॉपर्टी खरीदने में। लोन आपने लिया है और प्रॉपर्टी पत्नी के नाम रजिस्टर कराई है, तो क्या प्रॉपर्टी बेनामी होगी? घर पिताजी ने बनाया और बेटे बहू के नाम कर दिया, क्या प्रॉपर्टी बेनामी कही जाएगी? बेनामी प्रॉपर्टी को लेकर कई सारे सवाल हमारे आपके मन में उठ रहे हैं। जवाब के लिए लंबा चौड़ा कानून पढ़ना होगा। तो ऐसे में एबीपी न्यूज ऐसे कई सवाल लेकर पहुंचा वरिष्ठ टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन के पास। मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब सुनिए। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर लोन प्रॉपर्टी के लिए पति ने लिया है और प्रॉपर्टी पत्नी के नाम है,
तो क्या तब भी वो बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी? नहीं, वो नहीं मानी जाएगी। स्पाउस को एग्जम्प्ट किया हुआ है। स्पाउस और जो चिल्ड्रन हैं वो उनको दोनों को एग्जम्प्ट किया हुआ है, उनके केस में नहीं होगा। इसके अलावा किसी रिलेटिव के नाम में अगर ली है तो फिर जॉइंट नेम में होनी चाहिए, फिर वो एग्जम्पशन में आ जाएगी। तो स्पाउस और बच्चों को छोड़ दिया गया है, और इसके अलावा रिलेटिव अगर वो जॉइंट नाम में रजिस्ट्री होगी फिर भी छूट जाएगी। अगर पेरेंट्स का होता है तो पेरेंट में रिलेटिव के नाम में आएंगे, पेरेंट देखो बच्चे छोड़े हैं, पेरेंट्स के नाम में आएगी तो फिर जॉइंट नेम होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, क्या उस पर भी नया कानून लागू होगा कि नहीं लागू होगा? बेनामी में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि आज की प्रॉपर्टी है या पुरानी प्रॉपर्टी है, तो ये सभी के ऊपर लागू होगा। तो कभी भी खरीदी हो, अगर आज की डेट में प्रॉपर्टी बेनामी चल रही है तो उसके ऊपर ये कानून हो सकता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी ने भी अपने ड्राइवर या किसी के भी नाम पे, अपने हाउस वर्कर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, बेनामी प्रॉपर्टी, तो बाद में क्या वो ड्राइवर जाके ये दावा कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, और क्या उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवा सकता है? देखिए, ये तो प्रोविज़न 1988 में आ गया था। 1988 में जो कानून बनाया था वो तो बहुत छोटे सेक्शन बनाए थे। उसमें यही तो कहा था कि जो जिसके नाम में ओनरशिप है उसी को ओनर माना जाएगा, बेनामी वाले को नहीं माना जाएगा। बेनामीदार जिसे हम कहते हैं, ड्राइवर नहीं मांग सकता था। लेकिन 88 के बाद उस कानून को बदल दिया गया, ड्राइवर तो मांग सकता था। लेकिन अब समस्या दूसरी आएगी, अब प्रोहिबिशन हो गया है। ड्राइवर मांग सकता है कि मैं ओनर हूँ, मेरा है, लेकिन अगर एजुकेटिंग अथॉरिटी ने अगर ये साबित कर दिया ये बेनामीदार प्रॉपर्टी थी तो वो फिर प्रॉपर्टी कन्फिस्केट होगी। कन्फिस्केट होने के बाद बेनामीदार जो ड्राइवर है उसके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है, उसका प्रोसिक्यूशन भी होता है। अब उसको ये साबित करना पड़ेगा कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी बिना पूछ के खरीद ली गई, तो मैं तो मालिक ही नहीं हूँ, मेरा तो कहीं रोल नहीं है। फिर उसकी वो पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन छूटेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी कन्फिस्केट हो जाएगी। भारत सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मान लो किसी ने बेनामी प्रॉपर्टी ऑलरेडी खरीद ली है, तो क्या अब वो उसे अपने नाम पे वापस ले सकता है? अब जो गलती हो गई तो लॉ ने कोई ऐसा सेक्शन या कोई ऐसे कुछ प्रिस्क्राइब किया हो जिसके थ्रू वो वापस ले सकता है? ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें भूल सुधारी जा सके। उसमें जब पहले जो ये एक्ट आया था ना, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम आई थी, उस समय सरकार ने एक छूट दी थी कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने नंबर 2 के पैसे से किसी और के नाम की प्रॉपर्टी ली है और वो प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर देते हैं और इसका टैक्स दे देते हैं और 1 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी को अपने नाम में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो फिर बेनामी प्रोहिबिशन ट्रांजैक्शन एक्ट में उसको सजा नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी लायबल नहीं होगी। लेकिन वो आईडीएस स्कीम अब बंद हो चुकी है, तो अगर वो बेनामी आज की डेट में प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर सजा तो भी लग के आएगी, कोई एग्जम्पशन उसमें नहीं है किसी तरह की। ये सवाल है कि सरकार का कोई भी कानून एक नागरिक को कितनी भी संपत्ति रखने से रोकता है क्या? नहीं, संपत्ति खरीदने के लिए आज की डेट में कोई ऐसा कानून नहीं है जो रोकता है। जो आपकी जो क्वेश्चन है, मेरा ख्याल इस बात से है कि उसका लेजिटिमेट सोर्स होना चाहिए। अगर बिजनेसमैन कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, संपत्ति खरीदता है, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदे, लैंड हो, बिल्डिंग हो, कोई फिक्स डिपॉजिट हो, कोई बॉन्ड हो, कोई गोल्ड हो, ज्वेलरी हो, वो खरीद सकता है, लेकिन उसका एक सोर्स होना चाहिए कि उसके पैसे कहाँ से आए। इसी तरह से कोई अगर सर्विस में है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर में है, एम्प्लॉयमेंट में है या सरकारी एम्प्लॉयमेंट में, अगर उसके पास कोई लेजिटिमेट सोर्स है, अपनी सेविंग है, अपने कोई साधन है, उससे खरीद सकता है। लेकिन अगर कोई आदमी अनडिस्क्लोज इनकम से खरीदता है तो फिर उसके ऊपर अगर बिजनेसमैन है तो इनकम टैक्स वालों का कानून लग सकता है कि आपने ये प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके ऊपर करप्शन का भी लग सकता है कि पैसे कहाँ से आए और आपके पास ये करप्शन के पैसे हैं। सर, मेरा सवाल ये है, क्या किसी को गिफ्ट करी हुई संपत्ति बेनामी मानी जाएगी? नहीं, देखिए, गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी जो एक्चुअल आपने गिफ्ट कर दी, जैसे अगर सपोज करो मैंने एक 10 लाख रुपए की कोई चीज़ ली और लेके मैंने उसको एक्चुअल में दे दी, तो मैंने उसको प्रॉपर्टी अब उसके नाम हो गई है और बेनिफिशियल ओनर भी वही हो गया है। मतलब मेरा गिफ्ट करने के बाद उसमें कोई वो नहीं रहा, दखल अंदाजी नहीं रही और ओनर वही हो गया है, तो वो गिफ्ट प्रोहिबिटेड नहीं होगी। प्रॉब्लम तो जो बेनामी में आती है कि मैं अपना नाम छुपाने के लिए दूसरे के नाम प्रॉपर्टी खरीद के रख लेता हूँ। तो सपोज करो मैंने खरीदी तो मैंने दूसरे के नाम गिफ्ट करके दिखा दी ताकि मुझे कल कोई सवाल नहीं पूछा जाए, फिर तो वो हो गई बेनामीदार। जो अब मैंने शुरू में बताई थी, बेनामीदार की जो डेफिनेशन है वो बड़ी क्लियर है कि व्हेन प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड और ओन्ड बाय ए वन पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पर्सन, तो बेनिफिट किसी और को होने, लेकिन जब हेल्ड और ओन्ड बाय वन पर्सन एंड फॉर हिज ओन बेनिफिट, चाहे वो इनहेरिटेंस में आई हो, चाहे वो गिफ्ट से आई हो, चाहे उसने अपने पैसे से ली हो, फिर उसके ऊपर बेनामीदार प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लगता। मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार बेनामी संपत्ति जब्त कर सकती है?
देखिए, सरकार ने कानून बना दिया और उसमें पूरा प्रोविज़न है, प्रावधान किया है कि प्रॉपर्टी अगर बेनामीदार है तो बेनामी प्रॉपर्टी है वो कन्फिस्केट की जाएगी। कन्फिस्केट की जाएगी तो सरकार की कस्टोडियन हो जाएगा। कस्टोडियन बना दिया है, वो मालिक हो जाएगा। वो उसको कस्टोडियन सरकार लेगी, उसको ऑक्शन करेगी, फिर सरकार पैसे रियलाइज करके अपने पास ले लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये बयान दे रहे हैं कि काले धन पर उनका अगला कदम बेनामी संपत्ति के खिलाफ होगा। इसी साल सरकार बेनामी संपत्ति के खिलाफ कड़ा कानून लेकर आई है। अब सवाल है कि इस कानून से अलग आखिर सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाएगी? इस सवाल के जवाब से पहले आपको बताते हैं कि आखिर संशोधित बेनामी संपत्ति कानून में क्या। अब की बार बेनामी पर वार, प्रॉपर्टी छिपाई तो बच नहीं पाओगे यार। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात पहले से ही जानते थे कि सिर्फ नोटबंदी से ही काले धन का खुलासा नहीं होने वाला। इसीलिए नोटबंदी से पहले ही बेनामी संपत्ति कानून में बड़ा बदलाव कर उसे पहले के मुकाबले और सख्त बना दिया। 1 नवंबर से यह कानून अमल में आ चुका है। पहली बार 1988 में बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन एक्ट लागू हुआ था, लेकिन उसका असर कभी दिखा नहीं। शायद इसीलिए सरकार को पुराने कानून में संशोधन करना पड़ा। संशोधन के बाद इसे बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट 2016 का नाम दिया गया। इस तरह के लेन देन में जो व्यक्ति प्रॉपर्टी के लिए भुगतान करता है वो इसे अपने नाम से नहीं खरीदता। मतलब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन किसी और के नाम पर होता है और पैसे का भुगतान कोई और करता है। बेनामी प्रॉपर्टी पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी जाती है, लेकिन अक्सर ये भी सामने आया है कि लोगों ने बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी नौकर, ड्राइवर या माली के नाम का भी इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, यदि आपके पास कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, मतलब एक प्रॉपर्टी जिसमें आपका नाम तो है लेकिन आपने इस खर्च का जिक्र अपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं किया, तो उसे भी बेनामी माना जाएगा। बेनामी का मेन जो मुद्दा है वो है अनडिस्क्लोज इनकम को दूसरे के नाम में इन्वेस्ट करके रखना। मेरा ऐसा मानना है कि जो बिजनेसमैन की जो बिजनेस करते हैं लोग, वो बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनके पास तो उनको पता है कि इनकम टैक्स में रिटर्न जानी है, तो उनको कल को प्रॉपर्टी आएगी तो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है कि जिन्होंने नंबर 2 के पैसे बहुत आए तो पता लगा किसी के नाम प्रॉपर्टी लेके डाल दी, ऐसे कैसे। जो मेन मुद्दा बेनामी का आएगा वो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के पास आएगा, क्योंकि पैसे जो करप्शन के आते हैं तो पैसे आ जाते हैं तो फिर वो अपने रिश्तेदारों के नाम, मिलने वालों के नाम में वो प्रॉपर्टी ले लेकर डाल देते हैं। 1988 के कानून और 2016 के कानून में फर्क है सजा का। 2016 के कानून में मोदी सरकार ने सजा के प्रावधान को पहले से ज्यादा सख्त बना दिया है। पुराने कानून में अधिकतम 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन 1 नवंबर से लागू नए कानून में सजा की अधिकतम सीमा 7 साल होने के साथ संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान जुड़ गया। बेनामी लेन देन पर दोषी पाए जाने पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल की सजा और प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू का 25% तक जुर्माना होगा। जानबूझकर गलत जानकारी देने पर कम से कम 6 महीने और अधिकतम 5 साल की सजा और संपत्ति के बाजार मूल्य का 10% तक का जुर्माना होगा। जुर्माना और सजा दोनों साथ साथ दी जा सकती है। इन प्रावधानों के बावजूद लोगों में कई तरह का कंफ्यूजन बना हुआ है। उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जब सरकार ने कानून पहले ही लागू कर दिया तो अगला कौन सा कदम उठाने जा रही है। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जब प्रॉपर्टी या संपत्ति राज्य का विषय होता है तो केंद्र इसमें हस्तक्षेप कर पाएगा। हालांकि जानकार बताते हैं कि केंद्र के पास हस्तक्षेप के प्रावधान हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की जुरिडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी अलॉटमेंट, उसकी मेंटेनेंस, जो भी सवाल है वो वहाँ देखेंगे। लेकिन अगर आप गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, जैसे इनकम टैक्स होता है, वो तो सेंटर का सब्जेक्ट है। सरकार, सेंटर तो उसके ऊपर एक्शन ले ही सकती है।